नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसरो एकेडमी पर। और आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस ला रहे हैं और आपकी क्योंकि क्लासेस में पर्याप्त केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं हो पाती, इसलिए मैंने चाहा कि पहले आपकी इस अभाव को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो रेलवे के हैं या अन्य स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या जहाँ भी साइंस पूछी जाती है SSGS, वहाँ पर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईंधन, फ्यूल। क्या होते हैं ईंधन? हमारे जीवन में फ्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये ईंधन क्या होते हैं? तो भाई देखिए, कहते हैं ना, खाना बनाने से लेकर किसी को जलाना हो, खाना बनाने से लेकर किसी हर जगह ईंधन की ज़रूरत होती है। दिल जले चाहे चूल्हा जले, हर जगह फ्यूल की ज़रूरत होती है। हो सकता है उसका तरीका, उसका नेचर अलग अलग हो। चलिए तो बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं कि फ्यूल, लेकिन हमें डेफिनेशन टेक्निकल भी मालूम होने चाहिए। क्या होते हैं ये चीज़ें, फ्यूल क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसी सभी चीज़ें जो जलें और जलने पे लाइट दें और ऊष्मा दें। ऊष्मा मतलब हीट दें, एक कैलोरिक वैल्यू हो, क्योंकि हमारे जीवन में उनके ऊष्मी मान का, उनके कैलोरिक वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं हीट। तो जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा है भाई, जलता धधकता हुआ कोयला, ये भी एक ईंधन है, ईंधन का एक रूप है। और ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग दूसरों को जलाते हैं या जलने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंबशन को जलाने में या दहन जो प्रक्रिया होती है उसको जलने में मदद करती, खुद नहीं जलती है ऑक्सीजन। शायद आपको थोड़ा सा ये लाइट कलर में होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चलेगा। देखिए, जो ऑक्सीजन है खुद नहीं जलती, लेकिन जलने में मदद करती है। और जलने पे जो ईंधन जलता, कोई भी फ्यूल हो, वो हीट जनरेट करता है। हीट मतलब एक ऊष्मीय वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू होती है इसकी, जो जिसके कारण हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। गाड़ियाँ चलती हैं हमारी, बिजली बनती है हमारी, भी बिजली से चीज़ें होती हैं। तो फ्यूल हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईंधन क्या होते हैं, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका नेचर क्या है, कौन से ईंधन हमें अच्छे हैं हमारे लिए, कौन से ईंधन, वैसे ज़रूरी सभी हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से कौन से हमारे लिए अच्छे हैं, कैलोरिक वैल्यू की दृष्टि से कौन से अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनकी परिभाषा, इनके डेफिनीशन को जानते हैं कि फ्यूल या ईंधन क्या होते हैं। तो देखिए, फ्यूल या ईंधन मैंने अभी बताया, ऐसे सभी पदार्थ जो जलने पर जलें और एक हमें ऊष्मा दें और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें ईंधन कहते हैं। जैसे हमारे जीवन में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन आदि। आज देखिए, आज के युग में केवल हम लोग हाइड्रोजन चालित ईंधन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में हमें भविष्य भी देखना है। वर्तमान तो देख ही रहे हैं, भविष्य भी देखना है। देखिए, आगे आने वाले समय में देखिए, वायु प्रदूषण की हर जगह चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमारे ईंधन ऐसे भी ना हो कि वो जलने पर प्रदूषण करें। हमारे ईंधन भी अच्छे होने चाहिए, प्रकृति मित्र होने चाहिए, इको फ्रेंडली होने चाहिए, ग्रीन फ्यूल्स होने चाहिए हमारे। चलिए, तो ये सभी ईंधन के उदाहरण है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई, डीजल हो गया, ये सभी क्या है, ईंधन है। ईंधन द्वारा ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी हो गई, ठीक है। ईंधन की इकाई यहाँ पर कैलोरी में हम उसको मापते हैं। कि मीन्स अगर हम 1 किलोग्राम कोयला जला दें तो कितने कैलोरी ऊष्मा उससे उत्पन्न होती है, उसको हम लोग कहते हैं कैलोरी वैल्यू में मापा जाता है। तो इंग्लिश में, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हीट एंड लाइट प्रोवाइड करते हैं व्हेन दे बर्न आर कॉल्ड फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन। द हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल मेजर्स इन कैलोरीज। तो हमने कहा भी ऊष्मा को हम किस इकाई में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि भाई हमारे जीवन में ईंधन बड़े महत्व हैं, लेकिन उन ईंधन की भी विशेषता होती है। वो फ्यूल कैसे होने चाहिए, किस मापदंड पर हम ईंधन को खरीदें, कौन से उपयोग करें, तो हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपना गुण होता है। वैसे ही हमारे लिए अच्छे ईंधन कौन है, अच्छे ईंधन मतलब बेस्ट ईंधन कौन है, हमारे लिए कौन अधिक उपयोगी, हमें किनका उपयोग करना चाहिए, ईंधन को खरीदते समय या उनके उपयोग करते समय हमें उनके किस गुणों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए,
एक शब्द होता है आदर्श ईंधन। आदर्श मतलब एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए। कहते हैं ना, जब हम शादी करने चाहिए चलते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लड़का चाहिए या बहुत अच्छी लड़की चाहिए। तो आपके लिए आइडियल कौन होता है? हर के जीवन में सब कुछ ना कुछ आइडियल होता है। तो वैसे फ्यूल खरीदते वक्त एक आइडियल फ्यूल की क्या विशेषताएं होती हैं? जैसे एक अच्छा वर और एक अच्छी कन्या को चुनते वक्त हम उसमें गुणों को खोजते हैं, वैसे फ्यूल में देखते हैं। लेकिन दोनों की समानता नहीं करनी है कि विवाह में इसको खोजने लगे। उच्च कैलोरी मान हुआ तो देख लेते हैं कि जो भी फ्यूल हम यूज़ करें उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। जितनी अधिक होगी उतना हम उपयोग करेंगे। तो हाई कैलोरिक मीन्स फ्यूल मस्ट हैव हाई कैलोरिक वैल्यू। मीडियम, ध्यान रखिएगा, मीडियम प्रज्वलन ताप मीन्स मॉडरेट इग्निशस टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे इग्निशस टेम्परेचर। इग्निशस टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस तापमान पर कोई वस्तु आग पकड़ती है या जलना शुरू होती है। मीन्स वह मिनिमम टेम्परेचर एन ऑब्जेक्ट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एन ऑब्जेक्ट कैच द फायर आर स्टार्ट टू बर्न। ठीक है, या हम कोई ताप वो सक्रिय होती, एक्टिव हो जाती है जलने के लिए। ठीक है, तो जलना शुरू कर देती है। तो हम ये नहीं कहते कि भाई प्रज्वलन ताप बहुत हाई हो या बहुत लो हो। लो का मतलब वो जल्दी आग पकड़ ले, हाई का मतलब वो बहुत देर में आग पकड़े। तो एक ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिससे जलाने में आसानी हो। तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट इग्निशस टेम्परेचर उसका होना चाहिए। उसमें नमी की कमी, नमी मतलब उसमें मॉइस्चर या आर्द्रता की कमी होनी चाहिए। देखिए आर्द्रता मतलब अगर उसमें पानी है, नमी की मात्रा है, तो वो जलेगा तो धुएं के रूप में निकल जाएगा। तो हमारा फ्यूल कैसा होना चाहिए? उसमें मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए। इस मतलब वो ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। अब यहाँ कहे तो सूखा का मतलब पेट्रोल सूखा नहीं हो सकता, लेकिन हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जो मॉइस्चर मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं होना चाहिए, प्योर फ्यूल होना चाहिए। तो लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उसमें। दहन का मध्यम वेग हो, मीन्स जो फ्लेमेबिलिटी हो उसकी मॉडरेट वो भी होनी चाहिए। मतलब बहुत तेजी से भी नहीं जलना चाहिए। धीमे, अब पटाखा है, बम दगाया धड़ाम से, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इतनी तेजी से जल गया, अब खड़े, लेकिन फुलझड़ी है, धीरे धीरे जल रही, आनंद दे रही है। तो एक मॉडरेट तरीके से जलना चाहिए, ना इतने धीमा होना चाहिए, ना बहुत तेजी से जलना चाहिए, धीरे धीरे जलना चाहिए। ठीक है, तो उसका मध्यम वेग हो। और बहुत अच्छी बात है, देखिए उत्पाद उसके हानिकारक ना हो। मतलब जब वो जलता है तो उसमें कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे हम कोयला जला देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें आ जाती हैं, तो जिससे प्रदूषण होता है। तो हमारे ईंधन कैसे होने चाहिए? इनके प्रोडक्ट हानिकारक ना हो, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन नॉट हार्मफुल, मीन्स उसमें पॉल्यूशन ना होता हो, प्रदूषण ना फैलता हो। मीन्स हम कहेंगे ईंधन हमारा प्रदूषणकारी नहीं होना चाहिए, या हम कहें हमारा ईंधन इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण मित्र होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए हमें फ्यूल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम लागत वाला होना, भाई हम खरीदने जाएंगे तो कहेंगे ना महंगा है, तो महंगा भाई बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। उसकी लागत क्या है? उसकी कास्ट कम से कम परचेज, मीन्स चीप होना चाहिए, हमारा सस्ता होना चाहिए, कम लागत वाला होना चाहिए, लो कास्ट उसकी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में आसान हो, मीन्स कहीं ले जाना हो, लाना हो, कहीं से मंगवाना हो तो वो आसानी से आ जाता हो, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। दहन नियंत्रणीय हो, मीन्स कंब्यूशन शुड बी कंट्रोलेबल, मीन्स जब हम उसको जलाना शुरू करें ऐसा ना हो कि वो जलता ही चला जाए, बुझने में बुझता ही नहीं हमसे। कई बार ऐसा होता है आग बहुत भयंकर लग जाती है तो बुझाने में बहुत दिक्कत होती है। मीन्स वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से कंट्रोलेबल हो। कंब्यूशन हमेशा कंट्रोलेबल होना चाहिए, वो कंट्रोल किया जा सके। अचानक से दहन ना हो, मीन्स स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब अचानक से दग गया, हम आग लगा रहे थे, हमें बिल्कुल धड़ाम से बोल गया, वो क्या बोलेंगे हम उसे? स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन नहीं होना चाहिए। अचानक से भाई ना दहन होता हो, धीमे से हो, आसानी, थोड़ा मॉडरेट हो। कम भंडारण लागत, मतलब स्टोरेज कास्ट लो होनी चाहिए, लो स्टोरेज कास्ट होना चाहिए। दहन के साथ हवा में जलना चाहिए, भाई हवा में जलना चाहिए। दक्षता के साथ हवा में जलना चाहिए, मीन्स जब वो जले तो अपनी इफिशियंटी, जितना वो इफिशियंट हो वो उतना अच्छे से जले। मतलब जितना उसमें कैलोरिक वैल्यू हो वो पूरा का पूरा जले, कोई वेस्टेज ना हो, या मतलब हमें उसमें अवशेष पदार्थ ना बचे, अवशेष ना बचे। अवशेष जैसे हम लकड़ी जलाते हैं
उपले जलाते हैं गोबर के, ठीक है। उपला मतलब जहाँ पर आपका गोईठा कहते हैं इधर, गोबर का जो बनाया जाता है, काउडंग के अवशेष ना बचे, जैसे राख ना बचे भाई, ठीक है, ऐस ना बचे, राख ना बचे, हाँ, उसका जो भी वेस्टेज है वो नहीं बचना चाहिए, उसको पूरा का पूरा जलना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से हमें ध्यान रखना है कि भाई उसमें से खासकर जो बातें लास्ट पेज में हमने पढ़ी हैं, कि देखिए उसका मॉडरेट इग्निशियस टेम्परेचर, बहुत बार एग्जाम में पूछा, हाई कैलोरिक वैल्यू होना चाहिए, कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए, प्रदूषण मिनिमम होना चाहिए, बहुत तेज़ी से ना हो, मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चीप कास्ट हो, स्टोरेज चीप हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, उसका स्पॉन्टेनियस कम्बशन ना होता हो, अचानक से आग ना पकड़ता हो, ऐसे सभी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक अच्छे ईंधन में। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूल क्या क्या होते हैं, या उसके पहले हम लोग देखेंगे कैलोरिक वैल्यू, ऊष्मीमान। ऊष्मीमान मतलब हम फ्यूल को जलाएं तो उसमें हमें कितना कैलोरिक वैल्यू प्राप्त हो रहा है। ऊष्मीमान टेक्निकल टीम जरा देखें कि शायद स्लाइड का कलर चेंज हुआ है या का शायद उसकी विजुअलिटी में कुछ गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, चलिए, मुझे लगा ऐसा, तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं। हीट वैल्यू, ऊष्मीमान मतलब कहने का मतलब है किन फ्यूल्स में हीट वैल्यू उसकी अधिक होती है, किन की कम होती है। देखिए जितने गैसियस फ्यूल होते हैं, गैस के रूप में हमें मिलते हैं, लिक्विड के रूप में मिलते हैं, सॉलिड के रूप में, आगे हम पढ़ेंगे कि गैसियस फ्यूल क्या है, लिक्विड फ्यूल क्या है, सॉलिड फ्यूल क्या है, लेकिन अभी जानते हैं। देखिए जो गैसें होती हैं जैसे सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस क्या होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है इनके बारे में। सीएनजी क्या है, एलपीजी क्या है, नेचुरल गैस क्या है, पूरा पढ़ेंगे। लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। अब ऐसी चीज़ों को हम बर्न करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में है, या सॉलिड फ्यूल जैसे कोयला, कोल, लकड़ी, वुड, ठीक है। अब ऐसी चीज़ों को हम जलाएं तो जलने पर किसको जलाएं, बराबर मात्रा 1-1 किलोग्राम सबको जलाएं, तो जलने पर अधिक एनर्जी, कैलोरी कौन दे रहा है, हीट कौन दे रहा है, तो सबसे अधिक हीट देते हैं वो गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन होते हैं मैक्सिमम, देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग हम लगाएं तो सर्वाधिक कैलोरी हीट ऊष्मीमान किस में होता है, तो गैसीय ईंधन का होता है। उससे कम जो लिक्विड होते हैं, तरल रूप में होते हैं, और सबसे कम ठोस में। तो अगर हम कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। लेकिन अगर हम इसे प्रदूषण के एंगल से देखें, पॉल्यूशन के एंगल से, कौन से ईंधन जलने पर कम प्रदूषण करेंगे, मैंने तो यही कहा ना कि कम से कम प्रदूषण करें, तो कम से कम प्रदूषण कौन करेंगे, गैसीय ईंधन सबसे कम प्रदूषण करेंगे। अगर हम कहें गैसियस फ्यूल्स सबसे कम प्रदूषण करेंगे, उसके बाद लिक्विड करेंगे, और सबसे अधिक प्रदूषण सॉलिड फ्यूल करेंगे। तो गैस ईंधन जलाने पे क्योंकि पूरी की पूरी जल जाती हैं, सबसे कम प्रदूषण करती हैं। उसके बाद लिक्विड वाले फ्यूल्स हैं, जैसे ऊपर लिक्विड मैंने एग्जांपल दिए हैं, तो सबसे जलने पर सबसे कम प्रदूषण कौन करेंगे, गैस, सबसे, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद सॉलिड, सबसे अधिक प्रदूषण करेंगे, ठीक है। लेकिन हीट वैल्यू भी उनकी कम होती है। चलिए ये चीज़ें हम देख रहे हैं, तो कैलोरिक वैल्यू है, प्रदूषण भी कम कर रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे ईंधन होते हैं। तो अगर सबसे कम प्रदूषण करने वाले तो भी गैस, सबसे अधिक कैलोरिक वैल्यू तो सबसे अच्छे यही हैं हमारे। तो प्रदूषण के एंगल से प्रदूषण सबसे अधिक सॉलिड, उससे कम लिक्विड, सबसे कम गैसियस, तो ध्यान रखिएगा इस एंगल से अगर हम देखें तो भी हमें। चलिए तो दो एंगल से हमने इनको समझा। हीट वैल्यू, ऊष्मी मान क्या होता है, अभी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हीट वैल्यू क्या है, कैलोरिक वैल्यू क्या है, ऊष्मी मान क्या होता है। तो देखते हैं कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मी ऊर्जा की मात्रा, अभी मैंने कहा कोई फ्यूल हमारे पास 1 किलोग्राम है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसमें कितने कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं उसका कैलोरिक वैल्यू या ऊष्मी मान कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ द थर्मल अमाउंट, कंप्लीट कंबशन, जलने पर 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड थर्मल वैल्यू ऑफ द फ्यूल, मीन्स किसी का ऊष्मीमान, जलने पर कितनी थर्मल
हीट हमें वो दे रहा, हम उसको ऊष्मीमान या हीट वैल्यू कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ फ्यूल्स के हीट वैल्यू क्या होते हैं, और ये एग्जाम में देखिए हमारे बड़े काम आने वाले हैं। तो फ्यूल का नाम हमें देखना है, और जो हम जानते हैं कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, तो किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, केजी पर केजी, केजे पर केजी, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो कौन सी हीट, अभी मैंने बताया जो गैसियस फ्यूल है उनकी हीट वैल्यू सबसे अधिक है। जैसे इसमें सबसे बेस्ट फ्यूल कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए प्रदूषण भी नहीं करता और कैलोरिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा देता है, और इसको 1 किलोग्राम अगर हम हाइड्रोजन को कंब्यूज करें, जला दें, तो लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम में हाइड्रोजन से इतना कैलोरी। इसीलिए जो भविष्य में बात की जा रही है, किसी देश में अर्थव्यवस्था का आधार कौन, हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है, द्वितीय पीढ़ी का फ्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जब जलेगा तो ये ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और बदले में पानी का प्रोटेक्शन करेगा। तो पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें हैं जो कोयला जलाने से या पेट्रोल जलाने से उत्पन्न हो रही हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो भविष्य में, अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास सपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को यूज़ कर पाएँ, लेकिन भविष्य इसका ज़रूर है। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम 1 किलोग्राम जलाएं तो 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम होगा। CNG, मिथेन 50,000, पेट्रोल डीजल केरोसिन 45,000 पर केजी पर किलोग्राम। बायोगैस, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इन ईंधन में सबसे अधिक कैलोरी वैल्यू, तो हम कहेंगे भाई हाइड्रोजन की, उससे कम LPG की, LPG से कम CNG मिथेन की, पेट्रोल डीजल केरोसिन की, या बायोगैस। बायोगैस मतलब गोबर गैस। आगे पढ़ेंगे गोबर गैस क्या होती है, कैसे बनती है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बचेगा कुछ नहीं, छूटेगा कुछ नहीं आपको। तो हमने क्या बताया भाई, अभी कैलोरिक वैल्यू के बेस पे जो हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में है और सबसे आइडियल फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। उसके बाद LPG 55,000, CNG मिथेन वगैरह, ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मिथेन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, 50,000। पेट्रोल डीजल केरोसिन लिक्विड हो गए, ये हमारा 45,000। और बायोगैस, गोबर गैस जो होती है, इसकी कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन सस्ती, इसलिए हमें इसका यूज़ करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होता, इससे यूज़ करना चाहिए। चलिए देखिए, आगे हमारे पास एक टॉपिक है इग्निशस टेम्परेचर, किंडलिंग पॉइंट या प्रज्वलन ताप। हिंदी में इसे प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक, चलिए, तो इग्निशस टेम्परेचर, किंडलिंग पॉइंट, प्रज्वलन ताप क्या होता है भाई। ठीक है, अभी मैंने बताया वह तापमान जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ती है, जलना शुरू कर देती है, उसे उस वस्तु का प्रज्वलन ताप कहते हैं, इग्निशस टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो वही पे बात लिखी, किसी पदार्थ का स्वतः प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम, मतलब वह न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर बिना किसी सपोर्ट के, एक्सटर्नल सपोर्ट के, वह पदार्थ तुरंत जलने लगता है। यह ताप उस पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा प्रदान करता है, एक्टिवेशन एनर्जी देता है। मतलब वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ जलना प्रदान करेगा, वो सक्रिय रूप से आग पकड़ ले, जलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उसका इग्निशस टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर of or kindling point is a substance the minimum temperature at which that substance start burning instantly without any external source। तो वही बात बताई गई कि वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज़ बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के जलना शुरू कर दे। दिस हीट प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बर्न दैट सब्सटेंस। तो उस वस्तु के जलने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी ये प्रदान करता है। तो हमारे एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इग्निशस टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं। तो वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ वस्तु जलनी शुरू हो जाए, आग पकड़ ले। ठीक है, बस इतना याद रखना हमें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विभिन्न वस्तुओं का इग्निशस टेम्परेचर, तो डिफरेंट चीज़ों का देखिए हमें याद नहीं करना, इस टेबल को हमें याद नहीं करना, लेकिन एक चीज़ है ध्यान क्या देना थोड़ा सा, कि कौन सी चीज़ें आग देर से पकड़ेंगे या जल्दी। जैसे डीजल जलता है, तो डीजल का देखिए इग्निशस टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, फ्यूल का
और ज़्यादा होता है। फ्यूल ऑयल, गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल कहते हैं। केरोसिन, ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन, नेचुरल गैस, पेपर वुड। तो मैंने एक दे दिया, लेकिन इसको कोई याद नहीं करना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है, लेकिन कई एग्जाम्स में कभी कभी वो कंफ्यूज कर देता, पूछ देता इक्का दुक्का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इससे नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। कंबुशन क्या होता है? दहन। दहन मतलब जलना, किसी चीज़ को जलना शुरू होना, साइंस की भाषा में से कंबुशन या दहन कहते हैं। तो दहन क्या होता है? तो दहन देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। कंबुशन कैसी क्रिया है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक। और किसकी उपस्थिति में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह एक ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। इट इज एन एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेसिव रिएक्शन, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो दहन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया। और एक शब्द टेक्निकल है ये, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेसिव मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के होता। ऑक्सीजन मैंने अभी बताया खुद नहीं जलता, लेकिन चीज़ों को जलने में मदद करता है, ठीक है। जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी से क्या मतलब होता है यहाँ, या एक्सोथर्मिक से क्या होता है? देखिए जो कंबुशन दो तरह के, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ जलती है तो बाहरी वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, बाहरी वातावरण का तापमान बढ़ता है। बढ़ जाता है। तो जो जैसे हमने कहीं आग लगा दी तो आसपास की चीज़ें क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। इसे ही हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। और इंडोथर्मिक क्या होता है? ऊष्मा अवशोषी। उसमें एक्सटर्नल आसपास का वातावरण का ताप नहीं बढ़ता, बल्कि जिस चीज़ को जलाया जाता है बस उसी को बढ़ता है, ठीक है। तो ऊष्मा कंबुशन सिंपली हम क्या कहेंगे? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, किसकी उपस्थिति में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और ये केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशिव रिएक्शन है ये, ठीक है। कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशिव। चलिए, तो इसके कारण क्या होता है? आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे कितने तरीके का होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो कंबुशन होता है वो कितने तरीके का होता है? तो 3 तरीके कंबुशन होता है। एक रैपिड कंबुशन, रैपिड का मतलब होता है त्वरित, चीजें जलाई वो पूरा का पूरा जल गया, त्वरित। दूसरा होता है स्लो, स्लो मतलब धीमे धीमे। और तीसरा होता है ऑटो कंबुशन, स्वतः दहन। देखिए त्वरित का मतलब होता है रैपिड, ऐसी चीजें जो तुरंत जल जाएं, जैसे हमारे जीवन में माचिस की तीली, माचिस की तीली। अब आपसे क्वेश्चन हो गया एग्जाम में, माचिस की तीली का जलना किस तरह का कंबुशन है, किस तरह का दहन है? तो हम कहेंगे भाई रैपिड है। क्यों? हमने जलाया और फटाक से जल के वो खत्म हो जाती है। कितनी जल्दी? आसान, भाई फटाक से हो जाता है। अब जैसे जो हमारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे, क्रैकर्स, पटाखे, पटाखे मतलब जो हम लोग बम वगैरह जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, फायर वर्क्स करते हैं, जैसे बम, जैसे बम, आपने बंदूक चला दी, उसका सारा बम दगा दिया तो फ्यूल क्या, कितनी देर लगी? दड़ाम, काम खत्म। तो बम, पटाखे, क्रैकर्स, इसको हम रैपिड कंबुशन कहते हैं, स्वतः मतलब तुरंत बहुत तेजी से खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है? स्लो कंबुशन, मंद दहन, धीमे धीमे जलना, इतनी धीमे जलना कि हमें पता ही नहीं चल रहा वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अब इसके एग्जाम्पल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या होता है भाई? स्लो कंबुशन। जैसे हमारे जीवन में हमारे जो सांस लेते हैं, जिसको हम श्वसन कहते हैं, रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया कैसी, कैसा कंबुशन है? एक स्लो कंबुशन है, बहुत धीमे धीमे। जैसे जंग लगना, किसी चीज पे जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगना, लाइक लोहे पर,
अब लोहे पर जंग लगना हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक प्रकार का ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, जिससे क्या होता है, इतनी धीमे धीमे होता है कि टेम्परेचर गर्म नहीं करता, लेकिन वो क्या होता है, ऑक्सीजन के एडिशन में जहाँ नमी होता है धीरे धीरे वो जंग लग जाता है। तो किसी चीज़ का जंग लगना कैसा है, एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। खासकर लोहे का जंग लगना एक बहुत स्लो प्रक्रिया है, मंद दहन है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन है, जंग लगना कैसा कंब्यूशन है, स्लो कंब्यूशन है। श्वसन रेस्पिरेशन कैसा कंबिनेशन है, एक स्लो कंबिनेशन है, जो हमें समझ में नहीं है, मतलब महसूस ही नहीं होता। ऑटो कंब्यूशन स्वतः, मतलब हमें कुछ करना ही ना पड़े और चीज जलने लगे, हमें कुछ करना ना पड़े। तो देखिए स्वतः कंब्यूशन मनुष्य के अंदर भी होती है हम जिसे चाहते हैं उसे कोई दूसरा प्यार करने लगे, भाई जलन होगी, हमारी जिंदगी में ऐसी जलन होती है। अब ये ऑटोमेटिक होती है, इसके लिए करना है। लेकिन ये साइंस में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे, भाई ऑटो कंब्यूशन जैसे सोडियम या फास्फोरस, सोडियम या फास्फोरस को जब हम एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या होता है, ये जलने लगते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सोडियम मेटल और फास्फोरस को हम मेटल को हम जब एयर के संपर्क में लाते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, जो शुद्ध सोडियम या ऐसे फास्फोरस होते हैं ये। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन क्या है, इनको कहाँ पर हमें प्रिजर्व करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ स्टोर करना चाहिए। तो इनका भंडारण हमें केरोसिन में करते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। तो किस चीज में इनको कीप कर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि ये जलने से बच जाएं। तो हमें इनको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में इनको कंजर्व करना। तो देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैपिड कंब्यूशन क्या है, स्लो कंब्यूशन क्या है, ऑटो कंब्यूशन क्या है। जो खुद आग पकड़ ले उसे ऑटो, बाहर से हमने जलाने का प्रयास ही नहीं किया। स्लो कंब्यूशन क्या है, जो हमें महसूस ही नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है वो। और रैपिड इतनी जल्दी हो जा रहा है, क्या बताएं आप। तो जैसे माचिस की तीली, मैच स्टिक, क्रैकर्स, पटाखे वगैरह, बम वगैरह, चाहे वो कोई भी बम हो, मिसाइल हो, ये सब क्या है, फटाक से धक्के खत्म हो जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूल, ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कई बेस पे पढ़ेंगे हम, इनके निर्माण के आधार पर भी पढ़ेंगे और इनकी स्टेट की अवस्था के आधार पर। तो हम पहले जाने ईंधन के प्रकार उनके स्टेट के आधार पर, अवस्था के आधार पर, किस अवस्था में वो पाए जाते हैं। हमें मालूम है कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 सामान्य अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीन्स जो फ्यूल हमें ठोस दिखते हैं उनको हम सॉलिड फ्यूल कहते हैं, जो द्रव अवस्था में दिखते हैं वो लिक्विड होते हैं, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं वो गैस दिखते हैं। अभी मैंने बताया हीट वैल्यू गैसों की ज़्यादा, पोल्यूशन कौन कम करते हैं, गैस वाले कम करते हैं, उस बेस पे देखते हैं। फिर थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाते थे, सॉलिड दे देता है, एक लिक्विड डाल देगा, तो हमें किस बेस पे उसको ऑड वन करना है, विषम छांटना हो, तो इस आधार पे भी देखिए हो जाते हैं। जैसे ठोस ईंधन, जो ठोस अवस्था में पाए जाएं, सॉलिड स्टेट में होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सॉलिड फ्यूल कहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, पैराफिन, मोम हो गया, हाँ ये सब कैसे हैं। और मैंने बताया था जब सॉलिड फ्यूल जलते हैं तो ये पोल्यूशन भी करते हैं, जैसे प्रदूषणकारी होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनसे निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का ये पोल्यूशन करते हैं। तो ये ज़्यादा, इनकी हीट वैल्यू कम होती है। अभी मैंने बताया था ऊष्मीमान इनका सबसे कम होता है जलने पर, कैलोरिक वैल्यू सबसे कम देते हैं, प्रदूषण सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो लकड़ी कैसे हमें मालूम है सॉलिड होती है, कोयला तो दिखता ही है, चारकोल कोयले से ही बनता है, ठीक है। पैराफिन, मोम, वैक्स जो होता है ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है, लेकिन पैराफिन, मोम हम सॉलिड स्टेट में होता है, थोड़ा सा एमॉर्फस होता है, क्रिस्टल नहीं होता है, नॉर्मल सॉलिड हम इसको कहते हैं, स्पेसिफिक नहीं है, ठोस नहीं है। अब देखते हैं द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल्स क्या हो भाई, जो द्रव अवस्था में हो, तरल हो, फ्लूइड हो, जो बह जाए, ठीक है, जिनमें फ्लूइडिटी होती है, जो बहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जैसे द्रव अवस्था में मिलते हैं। जैसे पेट्रोल अभी बताया मैंने बताया डीजल, केरोसिन, स्प्रिट देखते हैं ना, स्प्रिट जलाने के काम भी आती है, लोग लगाते भी हैं। अल्कोहल, शराब जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के लैब में जाते थे तो उसमें जो स्प्रिट लैंप्स होती थी, हाँ
बर्नर में जो जलाते थे उनको, बर्तन छोटे छोटे, तो धीमे धीमे जलती हैं। गैसियस फ्यूल्स जो गैस के रूप में होते हैं, गैसियस स्टेज में होते हैं, जैसे नेचुरल गैस अभी मैंने बताया था, प्रोड्यूसर गैस, आगे पढ़ेंगे वाटर गैस, गोबर गैस, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी हमारे कैसे हैं, तो उसमें गैस शब्द ही लगा है। ठीक है, तो नेचुरल गैस गैस होगा, प्रोड्यूसर गैस गैस होगा, वाटर गैस गैस होता है। आगे हम बताएंगे ये किससे बनती हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। गोबर गैस कैसे बनती है, सीएनजी क्या है, एलपीजी सीएनजी में क्या अंतर है, क्यों हमें एलपीजी के ऊपर आजकल सीएनजी की बात कर रहे हैं, हर शहर में कहते हैं ना सीएनजी फ्यूल ज़्यादा यूज़ करना है, एलपीजी को धीरे धीरे हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है आगे बताऊंगा मैं। चलिए, तो उसी चीज़ को हम इंग्लिश में कर लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट वाले फ्यूल, लिक्विड स्टेट वाले फ्यूल एंड गैसियस स्टेट वाले फ्यूल। ठीक है, स्टेट के आधार पर हैं। मैंने कहा था सॉलिड की लो कैलोरिक वैल्यू होती है, हाई पोल्यूशन करते हैं, ये तो मॉडरेट भाई बीच में ही रहेंगे। और सबसे हाई कैलोरिक वैल्यू गैसियस फ्यूल की होती है, और लो पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन कौन करते हैं, गैसियस फ्यूल करते हैं। तो ये मैंने पीछे जस्ट अभी बताया, केवल इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश वाले बच्चे तो फॉलो करेंगे ताकि उनके नोट्स आसानी से प्रिपेयर हो जाए, उन्हें कहीं इधर उधर भगना ना पड़े कि सर मुझे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको कर दी हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो शब्द आते हैं आज के समाज के हिसाब से, क्योंकि आज हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो प्रदूषण जैसी एक बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो हमें अब इससे बचने के लिए हमने उसी तरीके के टर्मिनोलॉजी को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। ईंधन के पोल्यूशन के आधार पर या उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हम फिर से ईंधन को दो भागों में बांटते हैं। तो ये हम लोग जो अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, या इनको हम परंपरागत ईंधन भी कहते हैं। इंग्लिश में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, आगे मैं बताऊंगा। नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक ही बार यूज़ कर पाते हैं, दोबारा बनने में इनका बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन या परिमित, परिमित मतलब ये फाइनाइट है, क्या है, ये फाइनाइट है, लिमिटेड हैं, ये फाइनाइट है, लिमिटेड फ्यूल्स होते हैं, बहुत अधिक नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये लिमिटेड है, असीमित नहीं है, क्योंकि देखिए ये फ्यूल को बनने में बहुत समय लगता है। इन्हें उपभोग के साथ, मतलब हम अगर इनका यूज़ करें, कंजम्पशन करें, उपभोग के साथ पर्याप्त हम तेज़ी से, गति से इनको हम प्राकृतिक आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसे फ्यूल होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे उदाहरण। ये कार्बनिक आधारित जीवन, ये कार्बन बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल्स होते हैं। जीवाश्म ईंधन मीन्स जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होते हैं, इनमें मूल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये निर्मित कहाँ होते हैं, देखिए पृथ्वी के अंदर जैसे कार्बनिक चीज़ें होती हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाएं, और पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, हाई टेम्परेचर बहुत अधिक गर्मी है, और हाई प्रेशर की सहायता से क्या होते हैं, इनकी चेंज हो जाते हैं, तो ये तेल या गैस ईंधन बन जाते हैं, या तो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं या तेल की अवस्था में, सॉलिड भी, कोयला वगैरह भी बनते हैं। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये कैसे ईंधन है हमारे, ये सभी न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जैसे आप यूरेनियम यूज़ करते हैं, मतलब सामान्य में हम तो यही यूज़ करते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, थोरियम। तो ये कैसे फ्यूल्स होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स कहलाते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, मैं एक टॉपिक लाऊंगा केवल न्यूक्लियर एनर्जी पे, पढ़ेंगे उसको भी और समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को भी क्या होते हैं। अभी आज मैं केवल इतना डिस्कस कर रहा हूँ कौन से सॉलिड फ्यूल हैं, कौन लिक्विड हैं, कौन से गैसियस फॉर्म में हैं, तो उनकी स्टेट के आधार पर, फिर हमने उनको उनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कैसे बनते हैं,
तो जीव जंतुओं के अवशेषों के, ऑर्गेनिक चीज़ों के, कार्बनिक चीज़ों के अवशेषों से जब ये ज़मीन के अंदर गड़ जाएं, जैसे हम ही लोग कार्बनिक चीज़ें हैं, भूकंप आ जाए उसके अंदर गल जाएं, दब जाएं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ऑर्गेनिक चीज़ों के अवस्था में, जैसे आप लोगों ने औषधि कायांतित आग्नेय चट्टानें पढ़ते हैं, वो क्या होती हैं, कायांतित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो कैसे बनती हैं, तो जब चीज़ें अंदर दब जाएं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में उनकी रूप चेंज होता है, काया चेंज हो जाती है, उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं, उनके अवशेष दब जाते हैं, तो हमारे नॉन रिन्यूएबल, इसीलिए इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, इसीलिए हमको रिन्यूएबल नवीकरण बार बार नहीं कर पाते, इसलिए इनको अनवीकरणीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में, परंपरागत हैं, हम सदियों से इनका यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। परिमित है मतलब इनकी मात्रा लिमिटेड है, भाई जितने भंडारण हो गए पृथ्वी के अंदर डिपॉजिट है उतने ही तो होंगे, बनने में फिर इतना समय लगेगा, एक फिर से पृथ्वी बनानी पड़ेगी, तो अब भाई इतना समय नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो देख लेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फाइनाइट सोर्स ऑफ, इनको हम कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, कन्वेंशनल फ्यूल्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स फाइनाइट सोर्स, अभी मैंने बताया लिमिटेड है ये सोर्स, इसलिए नेचुरल सोर्स है, ये प्राकृतिक चीज़ों से बने, दे कैन नॉट बी रीडली नहीं है, शब्द सही नहीं, दे कैन नॉट बी रैपिडली replaced natural means at a quick enough pace to keep up with consumption, an example carbon based fossil fuels। मतलब मैंने यही कहा, हम इनको उपभोग के साथ इतनी तेजी से निर्माण इनका नहीं कर सकते, इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, लाखों वर्ष का समय लगता है, मिलियंस में लगते हैं इसको बनने में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और इनको अगर हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पृथ्वी के अंदर दबा देते हैं, इनको मदद कर देते हैं, तो गैस और ऑयल फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में ये बन जाते हैं। तो अर्थ मिनरल्स, मेटल ओर्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इनके एग्जांपल्स हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय फ्यूल्स, अभी मैंने बताया था यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब कैसे हैं, हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। तो आप पीछे से जो इंग्लिश में है उसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। नवीकरणीय, अब हम उसके जस्ट अपोजिट जो हमने पढ़ा है ठीक उनके उल्टे फ्यूल बात करेंगे, इनको हम नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिनका हम बार बार उपयोग कर पाए, जल्दी जल्दी उपयोग कर पाए, इनको हम गैर परंपरागत कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अपरिमित कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अनलिमिटेड, इनका बार बार यूज करिए कोई दिक्कत नहीं। ये नवीकरणीय संसाधन कैसे हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, प्रदूषण नहीं करते, या नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक चीज हमने पढ़ा कि भाई जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इसमें जो सॉलिड और लिक्विड है ये तो पोल्यूशन करते हैं, लेकिन इसमें भी जो गैसियस फ्यूल है या न्यूक्लियर एनर्जी, इनको देखिए, नेचुरल गैस, ये वाले नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, ये हाई कैलोरिक वैल्यू भी देते हैं लेकिन लो पॉल्यूटेंट्स, ये कम से कम प्रदूषण या ना के बराबर कहते हैं, ये पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन इनमें हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय में ये प्रदूषण टेक्निकली जनरली नहीं करते, लेकिन इसमें भी कुछ फ्यूल्स हैं जो प्रदूषण करेंगे। अभी आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ। नवीकरणीय संसाधन एक प्रकार से अक्षय संसाधन, अक्षय मतलब जिसका क्षरण ना हो, मतलब लंबे समय तक चले, अक्षय ऊर्जा कहते हैं इनको। हम क्या कहेंगे, आजकल सरकार की जैसे सौर ऊर्जा को क्या है, अक्षय ऊर्जा कहा जा रहा है, जिसका क्षय ना हो, वो कंटिन्यू बनी रहेगी। भाई जब तक सूर्य बनेगा तब तक एनर्जी बनी रहेगी, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक तो अक्षय, क्षय नहीं हो रहा है, उसका डिके नहीं हो रहा। लाखों 5 करोड़ साल लगेंगे, सॉरी 5 अरब साल लगेंगे सूर्य को नष्ट होने में। अब पता नहीं कौन कौन सी पीढ़ी होगी, भाई पता है कितना समय है ये। तो नवीकरणीय संसाधन एक प्रकार से अच्छे संसाधन है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने कहा गैर परंपरा, बार बार हम यूज कर सकते हैं इनका,
और ये प्राकृतिक रूप से रिप्लेस भी हो सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है इनके। ये कभी समाप्त नहीं होती। देखिए कभी समाप्त नहीं होगी का मतलब एक बहुत लंबे समय तक ये समाप्त नहीं हो सकती। अगर हमारी पृथ्वी को हम बचाए रहें, उसको प्रदूषण से बचाए रहें, तो ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे। इसमें हमारी सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी जल ऊर्जा, जल विद्युत, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, बायोमास बायोगैस। बायोमास देखिए, बायोमास क्या होता है हमारा, जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं। इसमें लकड़ी भी आ जाती है देखिए। तो इसमें देखिए ये वाला हिस्सा जो होते हैं, देखिए पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जो हमारे क्या होते हैं वेस्टेज ऑफ, जैसे एक लकड़ी भी हम कह सकते हैं। देखिए लकड़ी को हम अभी हमने कहा कि लकड़ी क्या है, परंपरागत है या गैर परंपरागत, तो हम इसको नॉन कन्वेंशनल में कन्वेंशनल में नॉन कन्वेंशनल में रखते हैं। इसको हम लोग नवीकरणीय में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए लकड़ी को बनने में या पेड़ पौधे को बनने में 50-60 साल लग जाए। देखिए आज इसकी समस्या इसलिए आ गई है क्योंकि पेड़ पौधे अगर तैयार होने में एक पेड़ को 50-60 साल लग जाए, और जहाँ पर जो फिर लाखों वर्षों में तैयार हो रहे हैं उसकी तुलना में 50-60 साल समय बहुत कम है। इसलिए इनको ये पोल्यूशन करते हैं, इनमें से एक फैक्टर है। लेकिन कौन सा? लकड़ी वाला। ये मान लो ये प्रदूषण करेगा, लेकिन बाकी सूर्य ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं, या हाइड्रोलिक पावर से, जल विद्युत से कोई नहीं है, पवन ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन इनमें से ये वाला बायोमास, ये जलेगा तो प्रदूषण करेगा। पेड़ पौधे जैसे इसमें लकड़ी, गोबर के उपले, काउडंग केक, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये जलेंगे तो प्रदूषण करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रदूषण नहीं, कुछ सेक्शन इसका करता है, जैसे मैंने पीछे कहा वो प्रदूषणकारी होते हैं कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। लेकिन उसमें से जो गैस है वो प्रदूषण नहीं करती, न्यूक्लियर एनर्जी पोल्यूशन नहीं करती। तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है प्रदूषण के एंगल पे, उनके निर्माण के एंगल पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में देख लेंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल मैंने अभी बताया, ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। A renewable source is a resource which can be used repeatedly and replaced naturally। मतलब हम इनका रिपीट कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे जल ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ये पोल्यूशन कम करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास लेकिन पोल्यूशन करेगा। जैसे मैंने पीछे बताया, इसमें क्या आएगा? वुड, काउडंग केक, ठीक है, जो अभी मैंने पीछे बताया। इनको जलाएंगे तो फिर बाकी के आपके पोल्यूशन नहीं करते, लेकिन ये पोल्यूशन करेंगे। तो थोड़ा सा आपको देखिए, फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, बहुत टेक्निकल टर्म है। जो चीज़ वास्तव में हम पढ़ चुके हैं वही है, लेकिन एक शब्द के रूप में हमें पढ़ना है। एक फॉसिल्स फ्यूल कौन होते हैं? जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? देखिए जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जलने पे प्रदूषण करते हैं, जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होते हैं, कार्बनिक चीज़ों से बने हैं, ठीक है। इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। पृथ्वी के अंदर इनका हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में जीवाश्मों के अपघटन से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। इसमें कई चीज़ होती है, देख लेते हैं भाई। जीवाश्म ईंधन नेचुरल, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया एक ईंधन है, लेकिन बाहर नहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं? इनका निर्माण दफन मृत जीव जंतुओं के अवशेषों के अवायविक, ध्यान रखिएगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से होता है। मतलब इनके सड़ने से, गलने से हो जाता है। इनमें प्राचीन प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन होता है इनमें। इसीलिए जब ये जलते हैं तो पोल्यूशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और जलते हैं तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से इनमें कार्बन की मात्रा आ जाती है, इसलिए ये इनमें एनर्जी भी होती है। मैंने बताया जीवों और उनके परिणाम से जीवाश्म ईंधन की आमतौर पर लाखों आयु वर्ष होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, कभी कभी मिलियन में 650 मिलियन हो गया। जीवाश्म ईंधन में उच्च कार्बन का प्रतिशत होता है, हाई कार्बन परसेंटेज होता है,
तो कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इनमें एनर्जी फ्यूल यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया पेट्रोलियम और कोयला नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम कोयला तो पोल्यूशन करेंगे, लेकिन नेचुरल गैस प्रदूषण नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना है हमें बार बार। लेकिन फॉसिल्स एनर्जी, तो जितनी भी गैसें होती है हमारी नेचुरल गैसेज हैं, ये CNG LPG ये सब जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर बने इनका निर्माण होता है। फॉसिल्स फ्यूल्स देखते हैं उसी चीज़ को। फॉसिल्स फ्यूल्स फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज एनारोबिक डिकम्पोजिशन, मैंने बताया है कि अवायविक अपघटन से होता है। अब बरीड डेड ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु मतलब दब गए हैं, मृत जीव जंतु के अवशेषों से बनते हैं ये, ठीक है। इट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मैंने कहा कार्बन के अणु होते हैं, इसलिए जलने पर ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इनमें जुड़ जाते हैं और कंबशन होने पर ये एनर्जी जनरेट करते हैं। इनके निर्माण में मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है, मोर देन 65 मिलियन ईयर। ये तब इतना नहीं याद रखना है, लेकिन इतना जानना है बहुत अधिक समय, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनके निर्माण होने में। फॉसिल्स फ्यूल्स हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है और इंक्लूड पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। मैंने फिर बताया नेचुरल गैस में आपको क्या करना है कि ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में, पेट्रोल के बारे में, और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। थैंक यू। और बिल्कुल क्लास को देखिए, समझिए चीज़ों को। जो समस्याएं हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप लोकल के हैं तो मिल भी सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।